हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द टेरियम। इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का बचा बचा हिस्सा वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट कैसे यूज़ होगा, कैसे हम लोग उसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे। एक एग्जांपल हम लोग लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग फॉर्मूले पे अप्रोच करेंगे। तो दो एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक सिंपल लेंगे और एक थोड़ा जिसमें कंसेप्ट यूज़ हो रहा होगा टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो दो एग्जांपल लेते हैं। लेट्स एग्जांपल and example 2. So in example 1 let's assume a situation. यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 1 में एक बैग है जिसमें 8 बॉल हैं, जिसमें से आपकी 3 रेड है और 5 ब्लैक हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि 8 बॉल हैं एक बैग में और जिसमें से 3 रेड है 5 ब्लैक हैं, और हमें एक है इसमें एक बॉल हमें निकालनी है। ड्रॉ अ बॉल। तो एक बॉल हमें निकालनी है और इवेंट ले लेते हैं दैट द बॉल इज रेड। तो इसमें हम लोग एक बॉल निकाल रहे हैं बैग में से जिसमें 8 बॉल हैं, 3 रेड है 5 ब्लैक हैं। तो हम लोगों ने एक बॉल निकाली, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बॉल रेड होगी। तो इसके लिए इसमें एक बहुत ही सिंपल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी ऑफ पी इक्वल्स टू रेड कितनी बॉल है 3, टोटल कितनी है 8। तो ये हमारा एग्जांपल 1 हो गया। सी अपॉन 8 आ जाएगी रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने की, बॉल रेड बॉल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज हो रहा होगा। हमारे पास अज्यूम करते हैं हम लोग हमारे पास अब 3 बैग हैं, बैग 1, बैग 2 एंड बैग 3। तो 3 बैग है हमारे पास, तीनों में जैसे 8-8 बॉल्स हैं। अब पहले बैग में हम लोग देखें तो इसमें मान लीजिए 3 रेड हैं और 5 ब्लैक है। दूसरे में मान लेते हैं हम लोग 4 रेड हैं और 4 ब्लैक हैं। इसमें मान लेंगे हम लोग 6 रेड हैं 2 ब्लैक हैं। तो इस केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि दैट द बॉल इज रेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब यहाँ यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रेड बॉल जो है वो 3 तरीके से आ सकती है। या तो बैग 1 से हम लोग या फिर बैग 1 से हम लोग निकालें और वो रेड हो, या फिर हम लोग बैग 2 से निकालें और बॉल रेड निकल आए, या फिर बैग 3 से हम लोग बॉल निकालें और वो रेड निकल आए। तो 3 केस इसमें बनेंगे और उनको जो टोटल करके हम लोग निकाल रहे होंगे रेड की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट बैग हम लोग लें और रेड हो, फर्स्ट बैग एंड रेड। फिर क्या होगा, सेकंड बैग या तो हम सेकंड बैग से निकालें एंड रेड हो, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं थर्ड बैग में से हम लोग रेड बॉल निकालें। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम आंसर। 3 केस इसमें बन रहे हैं, या तो बैग 1 से हम लोग बॉल निकालें और वो रेड हो, या फिर बैग 2 से निकालें और वो रेड हो, या फिर बैग 3 से निकालें और वो रेड हो। तो इसको हम लोग तो पहले बैग 1 से निकालते हैं। तो बैग 1 को ही निकालने की कितने कितनी चांस है आपका, 1/3, क्योंकि 3 बैग हैं। तो बैग 1 से निकालने के चांस हो गए 3, 1/3, एंड वो रेड। तो बैग 1 में वो रेड बॉल निकले, इसका चांस है आपका 3, टोटल 8 है और रेड कितनी है 3। अब दूसरा केस क्या था कि बैग 2 में से हम लोग रेड बॉल निकालें। तो बैग 2 को पिक करने के कितना चांस है, 1/3, और उसमें से रेड हो, इसका चांस है आपका 4/8। और तीसरा जो हमारा केस था उसमें था कि थर्ड बैग हम लोग पिक करें, उसका चांस है 1/3, और उसमें से हम लोग
रेड बॉल निकालना, उसका चांस है आपका 6/8। तो इसको हम लोग टोटल करके देखते हैं क्या आएगा आंसर। 3 से 3 करेंगे, 1/8 प्लस 4 से कटा 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हम लोग निकाल रहे हैं 1/4 और इसका 3 प्लस 4 प्लस 13। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो है आपकी 13/24, यानी कि जो हमारा एग्जाम्पल 2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसमें हम लोग रेड की प्रोबेबिलिटी, बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी आ रही है आपकी 13/24। तो इसमें ये डिफरेंस है, टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, इस केस में नहीं हो रहा था। तो ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं। तो एक ही चीज़ कई तरीके से अगर कर रही हो तो हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ काम होता है, कुछ काम होता है मान लीजिए इसमें 3 मशीनें हैं हमारे पास, A, B एंड C। तो ये 3 मशीन लगी हुई है एक फैक्ट्री में, इसमें कुछ काम होता है, मान लीजिए कुछ भी होता है। तो A मशीन पे काम होता है आपका लेट्स से 30%, B मशीन पे आपका होता है 20%, C मशीन पे आपका होता है 50%। तो ये A, B, C और 3 मशीनें हैं किसी फैक्ट्री में जिसमें कुछ कुछ काम होता है। ज़्यादातर काम C पे होता है 50%, A पे होता है 30%, B पे होता है 20%। अब A मशीन पे कोई काम हो, जो चीज़ बन रही है मशीन में, और वो डिफेक्टिव निकल जाए, इसका चांस है 5%। और चीज़ डिफेक्टिव ना हो, बढ़िया हो, उसका चांस आपका है 95%। बी मशीन पे काम हो और जो आइटम बन रहा है वो आपका डिफेक्टिव हो, इसका चांस है 10%। और ये है आपका डिफेक्टिव, ये है आपका सही वाला डिफेक्टिव सही। सी मशीन पे कोई काम हो और वो डिफेक्टिव पीस निकले, इसका चांस है 15%। और वो बढ़िया चीज़ निकले, इसका चांस है आपका 85 हो जाएगा, 85%। तो मान लीजिए इसमें वॉल्स बन रही थी इसमें, ठीक है। तो बॉल बनाने वाली किसी फैक्ट्री में 3 मशीनें लगी हुई हैं, तीनों में से कुछ कुछ परसेंट, किसी मशीन पे कुछ ज़्यादा काम हो रहा है, किसी पे कम, तो परसेंट आपके दिए हैं 30, 20 या 50। और ए मशीन बॉल बढ़िया बनाए, इसका चांस है 95%। ए मशीन बॉल बनाए और वो बॉल खराब निकले, इसका चांस है 5%। ऐसे बी का है 10 और 90 रिस्पेक्टिवली, एंड सी का है आपका 15 एंड 85। तो ये काम हो रहा है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। एक बॉल निकाली गई, एक बॉल रैंडमली चूज की गई, हमें निकालनी है कि बॉल जो थी वो आपकी जैसे क्या डिफेक्टिव निकालते हैं। तो बॉल चूज की गई एंड बॉल वाज डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग तीनों का कंसेक्यूटिवली हम लोग ऐड कर रहे होंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहे होंगे इसमें। तो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, कौन सा यूज हो रहा होगा इसमें। जो हम लोग तो ए इवेंट हम लोग ले लेते हैं इसमें कि दैट बॉल इज डिफेक्टिव। इवन आपका है यानी कि ए मशीन से, इवन आपका लेके हम लोग एक इवेंट कि जो वर्क हो रहा है वो मशीन ए पे हो रहा है, मशीन ए पे हो रहा है। E2 आपका लेते हैं
जो बॉल बन रही है वो मशीन बी पे बन रही है। E3 आपका लेते हैं, जो बॉल बन रही है वो मशीन सी से बन रही है। तो हम लोगों को निकालना है कि बॉल डिफेक्टिव हो गई, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, बॉल ए पे काम हो और वो डिफेक्टिव हो तो 30% 30% ए पे काम होता है और वो डिफेक्टिव निकला है, यानी कि 500। और सेकंड केस में क्या होगा कि बॉल बी मशीन पे बने और वो डिफेक्टिव हो, इसका तो बी मशीन पे कितना परसेंट काम होता है, 20/100 और वो डिफेक्टिव हो, यानी कि 10/100। और थर्ड केस में सी मशीन पे से बॉल बन रही है और वो डिफेक्टिव निकल रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये सी मशीन पे आपकी कितना होता है, 50% चांस है और डिफेक्टिव होने का कितना चांस है, 15%। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 0 3 प्लस 0 0 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा क्या था, ये डिफेक्टिव हो गया, हमारा क्या था कि जो बॉल थी वो डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव। तो ए की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे थे जो कि कुछ इस प्रकार आ रही थी, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 200 आएगा आपका एलसीएम, 3 प्लस ये कितनी बार गया, 4 बार, 4 प्लस 15, तो ये कितना आ रहा है आपका, 7 7 और 22 जो कि हो जाएगा आपका 11। तो ये प्रोबेबिलिटी आ रही है कि बॉल डिफेक्टिव हो, बाकी कहीं पे मिस्टेक हो हुई हो तो प्लीज़ दे दीजिएगा, कोई आती कभी और कैलकुलेशन है इसकी। तो ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है वो ये आ रही है डिफेक्टिव पीस की, डिफेक्टिव बॉल की। हम लोगों ने तीनों केसेस लिए, उनमें जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं उनको ऐड करके हम लोग आंसर पे पहुंचे। यही होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट, कैसे यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूले पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी को फॉर्मूले में कैसे हम लोग लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि E1 E2 इवेंट के सेट्स में हो रहा है। E1 E2 E1 E2 को आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने बैग्स का एग्जांपल लिया था, जो हम मान लें, और ये कितने भी हो सकते हैं आपके, तो जैसे हम लोगों ने बैग लेके देखे थे और मशीन्स लेके देखे थे, उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कौन सी हम लोग बैग उठा रहे हैं और फिर कौन सी बॉल निकल रही है। तो सबसे पहले E1 इवेंट हो जाए और जो है वो रेड आ जाए, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी व्हेन ई हैड हैपेंड, E1 हैड हैपेंड। फर्स्ट केस में क्या होगा कि इवेंट ही हो जाए, पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर E1 होने के बाद ए की होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। फिर हम लोग ऐड करेंगे P और E2 हो जाए और E1 होने के बाद E2 होने के बाद ए के होने के चांस, ऐसे हम लोग ऐड करते जाएंगे। E3 हो जाए और E3 हो जाए और फिर ए हो, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जितने भी हमारे पास से केसेस होंगे, जितने भी तरीके से हो रहा वो ऐड करते जाएंगे हम लोग, और ऐसे ये फॉर्मूला तैयार हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, 5 हैं, तो ऐसे ही फॉर्मूला आगे बढ़ जाएगा, फॉर्मूला आगे बढ़ता जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन ले लेते हैं इधर, प्लस प्लस प्लस, तो ऐसे करता हुआ आ रहा है, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एन। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। जितने तरीके से ए इवेंट हो सकता है उसको हम लोग टोटल करते करते लिखते जाएंगे, प्लस कर करके फिर हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी पे रीच कर रहे हैं। तो ये था कुछ कंडीशनल सॉरी टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। तो इसके आप क्वेश्चंस करिए बहुत सारे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग अब बात करेंगे रिवर्स प्रोबेबिलिटी यानी कि बेस थ्योरम। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे कि जो इवेंट हो चुका होगा उसको हम लोग फाइंड कर रहे होंगे कि वो किस तरीके से हुआ होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई आदमी बीमार है, लेट्स से उसको कैंसर हो गया है। तो उसके पास 3-4 चॉइसेस हैं, या तो वो मेडिसिन ले ले और वो ठीक हो जाए, या फिर वो योगा कर ले और वो ठीक हो जाए, या फिर वो खेल कूद कर ले कुछ सही हो जाए। तो मान लीजिए हमें बाद में पता चला कि वो जो बंदा था वो मर गया, यानी कि उसका कैंसर सही नहीं हुआ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसने चूज़ किया होगा कि वो जैसे योगा करे। तो उसने योगा चूज़ किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग रिवर्स प्रोबेबिलिटी में फाइंड कर रहे होंगे, यानी कि हम लोग पीछे जाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसमें ज़्यादा मतलब कंसेप्ट कुछ ऐसा हैवी कंसेप्ट नहीं है, बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम लोग रिवर्स प्रोबेबिलिटी यानी बेस थ्योरम के फॉर्मूले पर हम लोग अप्रोच कर रहे होंगे। उसको यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ईजीली सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास एक फैक्ट्री है जिसमें 2 मशीन्स हैं, मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 से जो प्रोडक्ट बन रहा होगा उसको हम लोग इवेंट 1 ले लेते हैं, और सेकंड मशीन वाले को E2 ले लेते हैं, ठीक है। तो E1 मशीन पे 40% काम होता है आपका, और उसमें से 90% जो प्रोडक्ट है वो अच्छा प्रोडक्ट तैयार होता है, यानी कि प्रोडक्ट गुड है, और 10% जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव निकलता है। और E2 मशीन जो बनाती है उसमें से 80-80% जो है वो गुड प्रोडक्ट तैयार करती है, और 30% कुछ डिफेक्टिव निकल जाता है। तो हमें इसमें हमने फाइंड किया कि जो प्रोडक्ट था वो एक अच्छा प्रोडक्ट था, यानी कि प्रोडक्ट गुड था। तो हमें निकालना है कि वो प्रोडक्ट मशीन 1 ने बनाया, यानी कि वो E1 से बना हुआ। तो इसमें इसको हम लोग कैसे कर रहे होंगे, हम लोगों को निकालना है कि E1 मशीन से वो बना हो, इवन दैट इट इज अ गुड प्रोडक्ट। तो ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन प्रोबेबिलिटी जानते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि P ऑफ E1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब यहाँ पे जो ए प्रोबेबिलिटी है, यानी कि गुड प्रोडक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है, वो हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स यूज करके फाइंड कर रहे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं पहले, तो यानी कि गुड प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट हमारा गुड हो, वो कैसे कैसे हो सकता है, या तो वो E1 से बने एंड वो गुड हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर वो E2 से बने और वो गुड हो। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट गुड होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि अच्छा प्रोडक्ट निकलने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई आपकी, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, E1 40/100 इंटू E1 हो जाए और प्रोडक्ट गुड हो, इसके चांसेस आपके 90%। अब E2 से बने उसके चांसेस हैं आपके 60%, और वो गुड हो उसके चांसेस हैं 80%। तो इसको हम लोग काटपीट कर लेते हैं। इसकी काटपीट क्या है, इसको मतलब बाद में इसकी काटपीट कर लेंगे, हमने भी यूज कर लेंगे, इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो E1 इंटरसेक्शन ए ये कितना है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हमें निकालना है। तो E हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए निकालते हैं पहले। तो E1 इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो और वो गुड प्रोडक्ट हो, यानी कि
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 40% इंटू 90% वो बन सकता है अपॉन ये पूरा होगा 40/100 इंटू 90/100 प्लस 60 तो ये इवन मशीन से काम करने की प्रोबेबिलिटी आएगी अगर वो प्रोडक्ट हमें दिया गया है कि वो गुड प्रोडक्ट है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो काट पीट बचा के आंसर आपका आएगा 36/54। इसको काट पीट करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 36/84, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो जो प्रोडक्ट है हमारा अच्छा प्रोडक्ट है और वो मशीन 1 से तैयार हुआ है तो ये हम लोग यहाँ पे ऐसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे होंगे। इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज हो रहा है इंटरसेक्शन यूनियन। तो अगर आपने पिछले कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बाकी अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आसानी से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है। बाकी जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। बाकी वीडियो में कहीं पे कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा उसके लिए, और वीडियो में कुछ आपके सजेशन हो तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा।